3 tips to score well in the examination. I'm your presenter Malahat Shah. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum. 3 things one should have a proper command on if you while appearing in the examination. हमें जब भी एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहिए, हमें 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन, सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज़ टाइम मैनेजमेंट. प्रिपरेशन किसे कहते हैं? तैयारी करने को. हम जब कभी एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हों. और प्रिपरेशन किस किस चीज़ में करनी है? हमें मेंटली प्रिपेयर होना है, हमें फिजिकल प्रिपरेशन करनी है, एंड स्टेप 3 विल बी द कंटेंट प्रिपरेशन. मेंटल प्रिपरेशन क्या होता है? मेंटल प्रिपरेशन ये होता है कि दिमागी तौर पर आप इस बात के लिए इस बात को कबूल कर चुके हैं कि आपने एग्ज़ाम देना है. दूसरा, इस बात को कबूल करना है कि मैंने एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स लेकर स्कोर करना है, उसको क्वालिफाई करना है. तीसरा ये है कि आपने अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है. ठीक है, मेंटली प्रिपेयर हम तब से हो जाते हैं जब हमें डेट शीट मिलती है और हमें पता होता है कि इस दिन कौन सा पेपर है. या मेंटली हम पूरे साल से ही प्रिपेयर होते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एट द एंड वी हैव टू अपीयर इन द एग्ज़ाम. हमें एंड में एग्ज़ाम में अपीयर होना है. तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं करते. आप मेंटली रिलैक्स होंगे, सारी रात आप पढ़ते हैं जिसकी वजह से आप सो नहीं सकते, और नेक्स्ट डे पे जब आप अपेयर होते हैं तो आपको अगर वो आता भी हो तो स्लीपलेसनेस की वजह से या रेस्टलेस होने की वजह से आप जो है उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने दिमाग को रेडी करे कि कल मेरा इम्तिहान है, मैंने उसमें अपेयर होना है और बहुत अच्छे से करके बहुत अच्छे नंबर लेने हैं. तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए. स्टेप 2 है फिजिकल प्रिपरेशन. अब मेंटली तो हम बहुत रिलैक्स हैं और हम बड़े सेटिस्फाइड हैं कि जी भाई हम दे रहे हैं ये, लेकिन हमारी फिजिकल तैयारी नहीं है. फिजिकल तैयारी में क्या क्या होता है? हमारी फिजिकल तैयारी में ये होता है कि हमारे पास जो स्टेशनरी है, पेंसिल, रूलर, रबर, पेन, इंक. कुछ लोग थ्रू आउट द एग्ज़ाम एक दूसरे से मांगते रहते हैं, रूलर दे दो, वाइटनर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इंक दे दो, इंक ख़त्म हो गई. ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं हमारी पढ़ाई के दौरान और हमें अच्छे तरीके से काम करने नहीं देती. तो हमें पहले से फिज़िकली प्रिपेयर होना चाहिए. हमने एक दिन पहले देखना है कि हमारे पास क्लिप बोर्ड है, हमारे पास रोल नंबर स्लिप है, हमारे पास आईडी कार्ड है, हमारे पास स्टेशनरी का स्टफ़ है, पेंसिल शार्प है, रबर है, रूलर है, हमारे पास इंक हमने पेन में भर ली है, मार्कर्स हैं. हर चीज़ हमारे पास अपनी होनी चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए. बोर्ड के ऊपर, क्लिप बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा तो नहीं हुआ, कोई और इस तरह का इशू तो नहीं है जो कि मैल प्रैक्टिस में कंसिडर होगा. तो ये सब चीज़ें हमने ख्याल रखना है. इसके अलावा हमने फिज़िकली अपने आप को प्रिपेयर रखना है. शावर लेना है, वेल प्रिपेयर होकर आना है. कुछ बच्चे एग्ज़ाम की खुशी में या एग्ज़ाम की टेंशन में पूरा जब तक थ्रू आउट द एग्ज़ाम होता है वो नहाते ही नहीं हैं, वो अपनी सफाई का, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, बाल कंघी नहीं करते, जिसकी वजह से हम समझ रहे होते हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हालांकि इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आप देखें, जब आप शावर लेते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आपकी एक और सी फीलिंग होती है. और अगर आप इस तरह फिज़िकली वो अनहेल्दी हैं या आप अनटाइडी हैं तो आपकी किस तरीके की फीलिंग होगी? बाल आपके टाइडी ना हुए, दूसरे को जो देखने वाला है उस पर भी अच्छे इंप्रेशन नहीं डालेंगे और आपके अपने लिए अच्छा नहीं है. आप फिज़िकली सेट नहीं होंगे तो आप कभी भी मेंटली सेट नहीं हो सकते. तो आपको अपनी नैप सही लेनी है, स्लीप टाइम सही करना है. ये ना हो कि सारी रात पढ़ते रहें और सुबह इनएक्टिव हों, लेथार्जिक हों, और सुबह नाश्ता कर कर आना है, आराम से अपना ब्रेकफास्ट लेना है, ताकि वो आप प्रिपेयर्ड हों, फ्रेश हों, अपने साथ लंच बॉक्स रखें, स्नैक्स रखें, ताकि आफ्टर एग्ज़ाम जो है आप उसको इनटेक ले सकें. और जूस हो, कोई पानी की बॉटल अगर आपको चाहिए, या कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं तो वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. सर में दर्द है तो मेडिसिन आपने ली हो,
आपकी अगर गला ख़राब है या कोई ऐसा इशू है, फीवर है, तो ऑलरेडी आपने मेडिसिन लिए हो, ताकि उस टाइम पे जब आप वो 3-4 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आपको किसी किस्म की भी फिज़िकल हिंड्रेंस ना पेश आए, और कोई भी ऐसी रुकावट ना बने फिज़िकल जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस हो और आपके एग्ज़ाम में आपकी तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है। कंटेंट प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्रिपरेशन है वो तो कंटेंट प्रिपरेशन है। आपका इंग्लिश का पेपर है और आपने इंग्लिश का टेस्ट ही नहीं, पेपर ही नहीं प्रिपेयर किया हुआ, आप इस्लामियात या फिज़िक्स या केमिस्ट्री या कुछ भी पढ़ कर आए हुए हैं, तो फिर तो उस दोनों चीज़ों का मेंटल और फिज़िकली प्रिपेयर होने का कोई फ़ायदा ना हुआ कि जब आपने कंटेंट ही नहीं पढ़ा। तो इसलिए मेक श्योर कर लें, कुछ बच्चे समझते हैं कि आज उर्दू का पेपर है और होता है इंग्लिश का पेपर है, और वो बड़े फुली तैयारी कर कर आए होते हैं, खूब खुशबू वशबू लगा कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको यही नहीं पता होता कि आज पेपर किस चीज़ का है। अच्छा, अगर हमें पेपर पता है, फिर हमें ये नहीं पता होता कि कितने चैप्टर याद करने हैं, कितने चैप्टर स्किप करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस याद करने हैं, कौन कौन से आउट ऑफ कोर्स हैं। ये बातें हमें पता नहीं होती। हमें कुछ और बातें जो क्लास में टीचर समझाती है कि ये चीज़ें अनसीन आएंगी, आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, हमने वो क्लासेस अटेंड नहीं की होती, हमें ये पता नहीं होता कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज थिंग्स। तो कंटेंट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ आपको कही गई है और जिस तरीके से आपको कही गई है, आपने उसको करना है। अगर आपने कंटेंट को नहीं फुली प्रिपेयर किया तो आपने बहुत अच्छा भी पेपर लिखा हो तो वो अच्छा नहीं कंसिडर होगा, वो सिर्फ आपके लिहाज से अच्छा होगा, एग्जामिनर को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कंटेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और अप टू द मार्क होना चाहिए। तो प्रिपेयर क्या क्या हमने करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, हमने फिजिकली सेट रखना है, और कंटेंट को प्रिपेयर करना है। बहुत गौर से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ सिलेबस में है, कोर्स में है, कौन कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और अगर समझ नहीं आ रही तो एग्ज़ाम से पहले अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, आप अपनी क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ड्यूरिंग द सेशन आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस जो स्टेप है, इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं कि हमने पेश क्या करना है। तो सबसे पहले जो होता है ना, जैसे मैं बच्चों को बताती हूँ कि जब हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हमारा नाम रखा जाता है, हमारी आइडेंटिटी बताई जाती है। तो आइडेंटिटी आपकी क्या है, रोल नंबर से। सबसे पहले आपको ज़रूर मेंशन करना है अपना रोल नंबर विद बोल्ड लेटर्स, बड़े क्लियर तरीके से, विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनी मिस्टेक, ताकि आप मेक श्योर हो जाएं कि ये आप ही का पेपर है। अगर नेम चाहिए तो आप नेम लिखें, पेपर किस चीज़ का दे रहे हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये ज़रूर मेंशन करें, और किस डेट पे दे रहे हैं उस डेट को भी ज़रूर मेंशन करें। ठीक है। स्टेप 2 है मेंशन सेक्शंस। अगर एक आपका पेपर है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पे मुनहसर है, इफ़ इट हैज़ 3 sections, so you are supposed to be very careful about mentioning it with the sections। आपने क्या करना है कि सेक्शंस को ज़रूर मेंशन करना है। उसके लिए आप ब्लू मार्कर लेंगे और उसको बोल्ड लेटर्स में मेंशन करेंगे क्लियरली कि ये सेक्शन बी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सेक्शन बी पूरा कंप्लीट करके फिर आपने सेक्शन सी स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इंटरमिंगल कर देते हैं, सेक्शन बी की कुछ हिस्सा लिख के सेक्शन सी शुरू कर देते हैं, और फिर जो सेक्शन बी का नहीं आ रहा होता वो सी के बाद फिर लिख देते हैं। इस तरह मिक्स नहीं करना। एक सेक्शन, उसमें जितने सवाल हैं बड़े गौर से देखना है, उन सारे सवालों को अटेम्प्ट करके चॉइसेस को छोड़कर और फिर उसको ख़त्म करके नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना है। ए में बी का काम, बी में सी का काम नहीं करना, वरना उसका इंप्रेशन आपका ज़ीरो हो गया और यू वोंट बी एबल टू स्कोर वेल। नंबरिंग ऑन क्वेश्चन, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ना क्वेश्चन लिखते हैं ना नंबर लिखते हैं। ये दोनों चीज़ें मेरे लिहाज से, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आपने ज़रूर लिखना है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है कि राइट एनी 5 क्वेश्चंस या एनी 10 क्वेश्चंस, इस तरह नहीं, बस क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देके क्वेश्चन नंबर 1, फिर वो क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, फिर आंसर की हेडिंग देकर और फिर आंसर, और उसके बाद लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबरिंग, फिर क्वेश्चन और फिर उसका आंसर। ठीक है। तो ये आपने बहुत क्लियरली मेंशन करने हैं। जब आप क्वेश्चन लिख लें तो उसके बाद आपने काउंट करने हैं कि आपको जितने क्वेश्चंस कहा गया है 5, 10, 15, आपने वो सारे लिखे हैं या नहीं, कोई आपसे मिस तो नहीं हो गया। कुछ बच्चों से एक मिस हो जाता है और फिर वो जब बाद में लेटर ऑन देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि ओ माय गॉड, ये सवाल तो मुझसे रह गया,
और फिर नक्शे बनाए होते हैं, एरो लगाए होते हैं हर पेज पे, ये और सफ़ा नंबर इतने पर है मैडम, तो ये चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पोज करती। वहाँ जो आपने लिखा है वो आपका गया, आपने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को एक ही जगह पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जगह फालतू की नहीं छोड़नी, और ना फालतू का बिल्कुल खिचड़ी पकानी है एक दूसरे के ऊपर मिक्स करके लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के बाद आंसर की हेडलाइन छोड़ें, आंसर की हेडिंग दें, आंसर लिखें और फिर एक लाइन छोड़ें। इस तरह हर चीज़ क्लियर कट नज़र आ रही हो, ठीक है। फिनिशिंग लाइंस आपने लेटर ऑन लगानी है जब पेपर कर लें, दरमियान में कभी भी फिनिशिंग लाइंस लगाने के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है। राइट सेंटेंसेस, कुछ लोग ट्रांसलेशन में या एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस नहीं लिखते, जस्ट आंसर के ऊपर फौरन जंप इन कर देते हैं, जो कि मेरे लिहाज से बहुत ख़राब बात है। आपको मार्कर से वो लिखना चाहिए, एक्टिव लिखना चाहिए, उसका पैसिव पे लिखना चाहिए, आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, फिर उसका इनडायरेक्ट लिखना चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो कोई भी टाइम नहीं लगता। आप अगर प्रैक्टिस करें और ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यू वोंट फाइंड इट हार्ड टू मैनेज। अच्छा जी, स्टेप 3 क्या है? राइटिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी राइटिंग क्लियर हो, इम्प्रेसिव हो। अगर आपने गलत लिखा है और आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या इंप्रेशन पोज होगा? एक बंदा मैला कुचैला अनटाइडी हेयर के साथ अनटाइडी कपड़े पहने हुए हैं, तो आप वो कहे कि मैं प्रिंस हूँ, तो विल यू बिलीव दैट? आपको क्या बिलीव होगा कि वो ये है? तो आपकी राइटिंग जो है ना वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है कि आप शायद बहुत कमिटेड हैं अपने काम से। आप कभी कभी एग्जामिनर को डॉज भी कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर राइटिंग, कि आपकी राइटिंग और इम्प्रेशन इतना अच्छा पड़ रहा होता है कि वो समझता है आपने सब कुछ अच्छा लिखा होगा और बीच में आपने जो है गड़बड़ भी की होती है। लेकिन इम्प्रेसिव होना चाहिए, गड़बड़ भी नहीं करनी चाहिए। डज नॉट मीन कि आप गड़बड़ करें और खाली इम्प्रेसिव हो, लेकिन राइटिंग को बिल्कुल, अगर जिनकी पुअर हैंड राइटिंग है वो प्लीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें और अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाएं और क्लियर। कोई ज़रूरत नहीं है डेकोरेशन की, स्टाइल मारने की, उसको कर्सिव करने की, किसी तरीके की नहीं। बिल्कुल सिंपल, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर हो, हर बात नज़र आ रही हो कि क्या लिखा हुआ है और इम्प्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है। ब्लू मार्कर यूज़ करना चाहिए फॉर हेडिंग्स के लिए एंड ब्लू इंक पेन। कुछ बच्चे बॉल पॉइंट पेन यूज़ करते हैं, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी, फॉर मी इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेबल। कुछ लोग ब्लैक मार्कर यूज़ करते हैं, ब्लैक इंक पेन यूज़ करते हैं, आई वोंट एग्री विद देम एज वेल। मैं सिर्फ प्रेफर ये करूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स ये जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो ब्लू मार्कर यूज़ करें हेडिंग्स के लिए एंड ब्लू इंक पेन यूज़ करें। और नेक्स्ट स्टेप होगा कंटेंट। कंटेंट आपने कैसे लिखना है? अब आपने इम्प्रेसिव राइटिंग भी कर ली, क्लियर भी हो गया, सेक्शन भी मेंशन कर दिए, नेम वगैरह भी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सवाल में कायद आज़म के बारे में पूछा है और आप दे रहे हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। अगर उसमें सवाल में आया हुआ है कि पंजाब के बारे में बताएं और आप सिंध के बारे में बता रहे हैं, या कुछ भी ऐसी बात है, बनाना के बारे में पूछा है और आप जो है वाटरमेलन का बता रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छा बताया है, तो ये इसका कोई वर्थ नहीं करता, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। काम जो है, जो भी आपसे कहा जाए वो रेलेवेंट हो। जो सवाल पूछा गया है, व्हेन का पूछा गया है तो व्हेन का आंसर देंगे, व्हाट का पूछा गया है तो व्हाट का आंसर, हु का पूछा गया है तो हु का आंसर। कुछ बच्चे जो हैं जगह का वेयर लिखा होता है और वो लिख लेते हैं डेट, कुछ लिखा होता है व्हेन और कब कब, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे प्लेस लिख देते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो कंटेंट बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। कुछ लोग इतनी बड़ी उसकी बैकग्राउंड देते हैं, पूरा उसका स्टार्ट इतना बड़ा करते हैं और जो रेलेवेंट बात होती है वो मिस आउट ही कर देते हैं। तो वो बड़े क्लियरली पहले आपको वो अपने पॉइंट के ऊपर, सवाल का ये मतलब नहीं होता कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर पूछा गया है कि कोई पर्सनैलिटी आपको क्यों अच्छी लगती है, तो आप ये नहीं लिखें उसके बाप ये है, उसका भाई ये है, वो ये जॉब करता है। आप उसके रीजंस दें। कंटेंट टू द पॉइंट का क्या मतलब है कि आप उसको बताएं कि ये पर्सनैलिटी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि ये ऑनेस्ट है, ये हार्ड वर्किंग है, ये कॉम्पिटेंट है, ये कमिटेड है। इस तरह की बातें, ये इस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, रादर देन कि वो लंबा है, वो छोटा है, वो पतला है, वो मोटा है। वो भी अप टू सम एक्सटेंट इसका पार्ट हो सकती हैं, लेकिन बहुत दूर जाकर टू द पॉइंट होना वो ज़्यादा ज़रूरी है और रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। तो
आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रेजेंटेशन में क्या क्या चाहिए। स्टेप 1 में हमें रोल नंबर, नेम, पेपर एंड डेट चाहिए। स्टेप 2 में सेक्शंस को मेंशंस करना है और सेंटेंसेस और क्वेश्चंस और नंबर्स सब कुछ लिखना है। स्टेप 3 में राइटिंग क्लियर एंड इम्प्रेसिव होनी चाहिए और ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन यूज़ होना चाहिए। कंटेंट जो है उसमें टू द पॉइंट होना चाहिए और रेलेवेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। जो थर्ड स्टेप था वो था टाइम मैनेजमेंट। अब हमने सब कुछ बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है और मुझे इतना कुछ आता है लिखने का, लेकिन सिर्फ 3 घंटे हैं मेरे पास। मैं इसमें किस तरीके से लिखूंगा? मैं तो अभी पहले ही सेक्शन पे बैठा हूँ और अभी 2 सेक्शन रहते हैं। मैं जब तक बहुत सारा नहीं लिखूंगा, मुझे तो ये बहुत आता है, तो फिर कैसे मैं अपने क्वेंच कर सकूंगा थर्स्ट को? तो ये बातें जो है ना, अपने टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत आता है, लेकिन यही तो आपका पेपर में वो चेक कर रहे हैं कि आप इतने टाइम को किस तरह मैनेज करके सिर्फ इतने टाइम के अंदर जितनी बात लिख सकते हैं रेलेवेंट वो लिखें। आपको बहुत आता है तो अब किताब बाद में छापना किसी और टाइम पे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मांगा है, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट अंदाज में, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है तो लॉन्ग, उसमें ब्रीफ है तो ब्रीफ, और अगर उसको कह रहे हैं डिटेल्ड है तो फिर डिटेल्ड में दें। ठीक है, तो ये मैनेज आपको ज़रूर करना है। आपने इतना बहुत एक ही उसको सेक्शन को इतना टाइम नहीं दे देना कि बाकी सेक्शन आपसे रह ही जाएं, और कोशिश करें कि वो नौबत ना आए कि आपसे पेपर खींचा जाए। ठीक है, आपने वक्त से पहले 10-15 मिनट्स पहले, 20 मिनट्स पहले अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि 20 मिनट्स पहले कम से कम या 15 मिनट्स पहले आपका काम ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि अच्छा, स्लो राइटिंग को आपने अवॉइड करना है। आराम आराम से लिख रहा हूँ कि नीट राइटिंग आए, मैडम ने कहा था नीट राइटिंग होनी चाहिए। मैडम ने साथ ये भी कहा है कि टाइम को मैनेज करना है, अपनी स्पेस को जो है ना, राइटिंग की स्पीड को, उसको एक लेवल पर रखना है। ये ना हो कि इतना फास्ट हो कि गंदा काम हो जाए और इतनी स्लो हो कि वो आप कहते हैं ना, एदिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखाओ। वो सीधा रास्ता जो मुस्तकीम से होता है, ना इधर गिरता है ना उधर गिरता है, स्ट्रेट पाथ होता है। तो आपने भी ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, एक बीच का रास्ता चुनना है। ठीक है, टू मच थिंकिंग ऑन द अननोन थिंग्स। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि अब ये सवाल हमें नहीं आ रहा, अब आपको 10 सवाल लिखने हैं और 2 सवाल आपको नहीं आ रहे। अब आप कह रहे हैं मैडम ने तो कहा था सेक्शन बी पूरा कंप्लीट करो, तो सेक्शन सी पे, तो आपने उधर ही बैठ के नहीं, उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के, सफिशिएंट इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसको आपने छोड़ के और आगे काम शुरू कर देना है। ठीक है, ये ना हो कि आप उसी के ऊपर सोचते रहे और वो तो कभी आपके जहन में आएगा नहीं, और बाकी काम भी आपसे रह जाएगा और टाइम गुजर जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर आप कहेंगे बाकी तो मुझे आता है, मुझे और एक्स्ट्रा टाइम दे। तो एक्स्ट्रा टाइम तो अलाउड होता नहीं है। गिव टाइम फॉर रिविजन एंड डेकोरेशन। डेकोरेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने फूल, कलियां, रंग, तितलियां, ये चीज़ें बनानी है। ये इट इज़ नॉट अ ड्राइंग बुक, इट इज़ योर पेपर। तो यू शुड बी केयरफुल कि ये पेपर को पेपर ही दिखना चाहिए। ठीक है, डेकोरेशन का मतलब है फिनिशिंग लाइंस लगाना, हेडिंग्स देना, हेडिंग को मार्कर से लिखना और फिर उसके नीचे लाइंस वगैरह लगाना। इस तरह ये वाली सेटिंग है, इसको डेकोरेशन मैं कह रही हूँ। और रिविजन करना, आपने देखना कि सारे सवाल लिखे हुए हैं, सबके जवाब लिखे हुए हैं, किसी का गलत समझ के सवाल को गलत जवाब तो नहीं दिया हुआ, क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई भी, क्या मतलब, ये सारी चीज़ें भी, इसके लिए टाइम आपके पास होना चाहिए एट द एंड। ठीक है, एंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। और फिनिश इट बिफोर टाइम। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बोला कि 10 to 15 मिनट्स पहले उसको फिनिश करेंगे, तभी आपको रिविजन का टाइम मिलेगा, तभी आपको डेकोरेशन का टाइम मिलेगा। तो ये सारी टिप्स थी कि पेपर आप अगर इनको फॉलो करेंगे, सिर्फ ये 3 टिप्स मेरे नज़दीक अगर आप ये फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।